Good morning, students. So, how are you all? I hope you all are fine. Okay, let's start with the chapter. So, this is your new chapter, chapter number 4, climate. And in this chapter, we will study about so many things. बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. Okay, and before that, I would like to introduce you कि अब तक हमने क्या क्या इसमें पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने इसमें? लैंड फॉर्म्स पढ़ लिया, फिजिकल फीचर्स पढ़ लिए, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी हमने पढ़ लिया. बट दीज ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट. ये सारी चीज़ें जो हैं क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि हाउ, कैसे, और ये जो सारी चीज़ें क्लाइमेट से जो इन्फ्लुएंस हो रही हैं कैसे हो रही हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसी चैप्टर में मिलने वाला है, विच इज़ climate. Okay, let's start with the introduction. So what we are going to study in this chapter? So first is difference between the climate and the weather. Climate और weather में क्या difference है? क्योंकि mostly सब कहते हैं कि weather और climate जो है same ही है, लेकिन ऐसा नहीं है. इंडियाज़ क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे. जैसा कि कहा जाता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है. तो मानसून टाइप क्यों है और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, और इसको भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. क्लाइमेटिक कंट्रोल्स या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं. तो उसमें हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, एल्टीट्यूड की, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स की. आफ्टर दैट the factors affecting India's climate, again the work of pressure and wind, and in this we will discuss the Coriolis force, jet streams, waves, cyclonic disturbances, and next we will study about the Indian monsoon, and yes, it is very important, El Nino. El Nino and its relation with the Indian monsoon. El Nino क्या है, उसका Indian monsoon के साथ क्या relation है, कैसे उसको रिलेट करता है. नेक्स्ट द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड इट्स विड्रॉल, कैसे मानसून आता है और कैसे जाता है, इस बारे में बात करेंगे. और द सीजन्स, द कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून, जिसे हम ट्रांजिशन सीजन भी कहते हैं. इट मीन्स लाइक ऑटम सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न, जो कि हमारे जो विंटर से पहले या समर से पहले या रेनी से पहले आते हैं. नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ पर कितना है इंडिया में, वो भी हम देखने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट क्या है. सो in a simple way or in a simple language we can say weather is the day-to-day conditions of the air at a particular place, or it can be described as sunny, cloudy, foggy, windy and rainy. Okay, तो अगर हम बात कर रहे हैं वेदर की, तो वेदर जो है एक डे टू डे कंडीशन बात कर रहे हैं उसकी, यानी कि हर दिन क्या है चेंज होता रहता है. कभी सनी हो गया, कभी क्लाउडी हो गया, एक दिन फॉगी हो गया, है ना, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, तो उसको हम वेदर कहते हैं. और अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाला, या एक कह सकते हैं एक किसी भी प्लेस पर उस क्लाइमेट पैटर्न का या उस वेदर कंडीशन का बहुत लंबे समय तक होना, है ना. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अ पर्टिकुलर वेदर कंडीशन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं इसके बारे में. तो और ये भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात करें तो मोर देन 30 to 40 ईयर्स. ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं. तो मेनली अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इनके सेम हैं, लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि या एलिमेंट्स हैं जो कि इन लोगों के लिए सेम ही होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट वर्सेस वेदर की, कि किस तरह से वेदर जो है फ्लक्चुएट होता है और उसकी जो कंडीशंस हैं ये जो है सेम नहीं रहती हैं.
जैसे मैं भी मैंने बात की, कभी सनी होता है, कभी क्लाउडी होता है, कभी विंडी होता है, कभी फॉगी होता है। लेकिन क्लाइमेट की अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक या प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक या प्रोलॉन्ग पीरियड तक ये जो है एक जैसा रहता है। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक साइबेरिया। अगर साइबेरिया की हम बात करें तो हमारे माइंड में आता है कि सिर्फ आइस या बर्फ़ या बहुत ठंडा एरिया। और वहीं अगर हम अफ्रीका की बात करें तो एक माइंड में एक इमेज आती है कि बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। इट्स अ वेरी हॉट एरिया बिकॉज इट इज़ नियर बाय द इक्वेटर और द इक्वेटोरियल प्लेस। लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमेशा ही वहाँ का जो मौसम है गर्म ही रहता है या हमेशा ही साइबेरिया में मौसम जो है ठंडा रहता है। चेंजेस आते हैं वहाँ पे, लेकिन जो पैटर्न जो देखा जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो पैटर्न देखा जाता है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, अफ्रीका में गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, और इसमें हम आगे अगर बात करें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जो कि बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं वेदर और क्लाइमेट को। नेक्स्ट, ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीज़न। हम जो हमारा पूरा साल है उसको सीजन्स में डिवाइड करते हैं। और उसके अलावा जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स में डिवाइड किया गया है, लाइक हॉट एरिया, कोल्ड एरिया, या सेमी हॉट, सेमी कोल्ड, या वेट एरिया। तो ये जो डिविजन्स हैं क्लाइमेट रीजन्स के, आई थिंक 5th क्लास में आपने पढ़े होंगे क्योंकि दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द 5th क्लास। एंड इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्वेश्चन जो है कि इंडिया जो है उसका मानसून टाइप क्लाइमेट है तो क्यों है ना। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हमेशा बरसात होती रहती है, हमेशा यहाँ पे रेनी सीजन रहता है। तो मानसून क्यों कहा गया है, तो इसको समझ लेते हैं। मानसून इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि मानसून वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम एंड विच मीन्स सीजन। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सीजन्स होते हैं, इस वजह से इंडिया को मानसून टाइप क्लाइमेट जो है इसको कहा जाता है। ओके तो अगर यहाँ पे बात करें तो मानसून प्रिवेल्स मेनली इन द इंडियन ओशन। यहाँ पर ज़्यादातर जो मानसून आता है वो इंडियन ओशन से आता है। एंड इट ब्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट जनरली फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। तो साउथ वेस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट यानी कि जो हमारा ओशियन इंडियन ओशन से अरेबियन सी वाला जो पार्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट। यहाँ से जो मानसून स्टार्ट होता है किस टाइम पे, अप्रैल टू अक्टूबर रहता है। एंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। और दूसरा आता है जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, और वो रहता है अक्टूबर टू अप्रैल। सो द साउथ वेस्ट और समर मानसून occurs when warm moist air from the Indian Ocean blows onto the land and is usually accompanied by heavy rain in areas of India and Southeast Asia and constituting the dominant climate event of the area. So the northeast monsoon occurs in India when cold dry winter air blows out of the interior of Asia and from the northeast and brings the cool dry winter season. तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, दो जगह से मानसून आता है। अब जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट जहाँ से मानसून आ रहा है, ओके, विंड के साथ, देखो यहाँ पे विंड्स का बहुत रोल है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने बात करी थी कोरोलिसिस फोर्स की। एक्चुअली कोरोलिसिस फोर्स क्या है, दो ये एक ऐसी फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन से ये होती है, या अर्थ जब रोटेट करती है उसकी वजह से ये होती है। और बात करें अगर नदर्न हेमिस्फीयर की और सदर्न हेमिस्फीयर की, तो ये जो फोर्स है ये डिफ्लेक्ट होती है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट से और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट से। और इसलिए इसको फेरल्स लॉ भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो फोर्स है जो फेरल थे, या फेरल का जो नाम दिया है फेरल लॉ, फेरल के नाम पे ही है ये, तो इसको फेरल्स लॉ भी कहा जाता है, या कोरियोलिसिस फोर्स भी इसको हम कहते हैं। तो जो मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं या प्लानिटरी विंड सिस्टम है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
और इसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग जेट स्ट्रीम्स हैं, इंडियन मानसून है। इंडियन मानसून का भी मैंने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है और इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसका मैं एक एक टॉपिक का एक एक डिटेल में एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसको आप अगर अच्छे से देखेंगे तो बहुत सही रहेगा। एक्चुअली दिस इज़ अ बेस। अगर आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, मेनली क्लास 11th, तो 11th क्लास में इसका डिटेल पार्ट है और उसके लिए एक तरह से बेस है। जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी फाउंडेशन के लिए उसका बेस जो किसी भी बिल्डिंग के लिए उसका फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस चैप्टर इज़ अ फाउंडेशन ऑफ द जो क्लाइमेट चैप्टर है उसका, और उसका अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो वो आप पढ़ने वाले हो क्लास 11th में। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है इस बुक का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है, और लेकिन अगर इसको हम टॉपिक वाइज समझेंगे, डिटेल में समझेंगे तो ये बहुत ही इजी होने वाला है। और बहुत सारे जो टॉपिक हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो वो टॉपिक्स भी मैं आपको इसमें डिटेल में कराने वाली हूँ, क्योंकि जो नहीं दे रखे हैं वो टॉपिक कराने बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो उन टॉपिक के बिना आपको ये कुछ समझ में आने वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टफ़ है, ज़्यादा नहीं है। अगर उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट इसको बस आपको समझना है और उसको टाइम देना है। ठीक है, सो जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद मैप, और क्या रीज़न्स हैं, और उससे पहले कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले हैं। मैं ये सब डिस्कस करने वाली हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है। टेक केयर एंड बाय बाय।